बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। नाज़रीन, भारत से हमें मिली जुली आवाज़ें आ रही है। एक जानिब आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी, फिर साबिक भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने और साबिक रॉ चीफ एस दौलत जो बातें कर रहे हैं, उनसे लग रहा है कि शायद एक पॉजिटिव सोच भारत में उसका आगाज़ हो गया है और वो समझ गए हैं कि इस खित्ते को हर वक्त इस पोजीशन में रखना, इस कंडीशन में रखना मुनासिब नहीं है। ऐसे में हम देखते हैं कि भारत के आर्मी चीफ, जिनको हमने इबरतनाक शिकस्त दी गुज़श्ता साल, वो आते हैं और शुर्लियाँ छोड़ते हैं कि हम पाकिस्तान को जो है वो दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, तारीख का हिस्सा बना देंगे। पाकिस्तान को फैसला करना है कि उसे जोग्राफी का हिस्सा रहना है या तारीख का। तो ये जो घटिया सोच और मेंटेलिटी है, इसका मकसद क्या? और फिर एक ही वक्त में दो तरह की ये अप्रोचेस का सामने आना, क्या आपस में इनका कोई मेल जोल है, कोई तालमेल है? प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर हम बात करेंगे भारत में, चूंकि अब नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाम का ऐलान हो चुका है और जनरल एनएस राजा सुब्रमणी वो 30 मई को भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का चार्ज संभालेंगे। उनके आने के बाद क्या भारतीय फौज जो मोदी की पॉलिसीज को टो कर रही है, वो सिलसिला जारी व सारी रहेगा? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिर ईरान के हवाले से अमरीकी सदर का जो हालिया बयान है कि ईरान पर फौरी तौर पर हमला करने के हवाले से अमेरिका प्रिपेयर्ड था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन सऊदी अरेबिया, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे दोस्तों के कहने पर कुछ वक्त के लिए उसको रोक दिया गया है और अमरीकी सदर इस उम्मीद में है कि उनकी ईरान के साथ अच्छी डील हो सकती है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड समरीज सालिक साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, भारत के आर्मी चीफ ने ये जो स्टेटमेंट्स दी हैं पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान को डिसाइड करना है, ये जोग्राफी का हिस्सा रहना चाहता है या तारीख का हिस्सा इसे बनना है, और हम साथ ही देख रहे हैं कि आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी और भारत के साबिक आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने और एस दौलत साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो इंटायरली मुख्तलिफ हैं। तो आपके नज़दीक ये प्लान्ड है सारा सिलसिला कि एक जानिब तासुर दिया जाए कि हम तो पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं और साथ ही जो है वो वार्न भी किया जाए पाकिस्तान को, ताकि कल को कोई फॉल्स फ्लैग किया जाए तो कहा जा सके कि हमने तो माजी में ये सब कुछ पहले से कह दिया था? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, मेरे नज़दीक कंट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। एक तरफ सीनियर वॉइसेस कुछ और कह रही हैं और हार्ड लाइनर्स कुछ और कह रहे हैं। मेरे नज़दीक इंडिया जो है वो और इंडियन आर्म फोर्सेस, उन्हें कुछ चैलेंजेस का सामना है। सबसे पहली जो पॉइंट है वो तो ये है कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने मई 25 के बाद जिस तरीके से एक शर्मिंदगी और अजीमत उठाई पाकिस्तान के हाथों, तो इंडियन आर्म फोर्सेस इस वक्त रेलेवेंस की तलाश में है। सही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इतनी बड़ी वॉर मशीनरी, इतने जहाज, इतनी फोर्स, मोर देन 1.2 मिलियन, और उसने अचीव क्या किया है? और ये हमेशा से एक चैलेंज रहा इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया की इतनी लार्ज साइज आर्मी को के होते हुए ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि विद इन 1 वीक इंडिया जो है दैट कैन ओवर पावर पाकिस्तान, लेकिन वो कभी भी नहीं हो सका। कभी उनके ये ख्वाब पूरे नहीं हुए और पर्टिकुलरली मई 25 में वो एक ही उन्हें मौका पड़ा और वो ज़मीन पे पड़े हुए थे, नॉकडाउन हुए हुए, और वो चीख रहे थे कि हमारा सीज फायर करवाया जाए। दूसरा जो एस्पेक्ट है जिसका आपने जिक्र किया है कि सीनियर वॉइसेस कुछ और कह रही हैं, तो मेरे नज़दीक इस वक्त जो हार्ड लाइनर्स हैं दे आर रूलिंग इंडिया, दैट इज़ आरएसएस, दैट इज़ बीजेपी, दैट इज़ मोदी। तो वो जो हार्ड लाइनर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि इस तरह की स्टेटमेंट्स दे के जो सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स हैं, सीनियर एलिमेंट्स हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जाए। तीसरा ये है कि उनकी जो इंटरनल ऑडियंस है, उनकी पब्लिक और उनकी आर्म फोर्सेस बुरे तरीके से डीमोरल्ड हैं, तो इस तरह की शैलो थ्रेट्स और जिंगोइज्म से वो उनका मोराल भी रेज करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे नज़दीक जो जैसे आपने देखा कि मई 25 में जिस तरीके से हमने अपनी एक बर्तरी का इजहार किया और उसको एब्सोल्युटली प्रूव किया, इंडिया अभी सोचे भी ना जिस तरह की वो बातें करता है और कह जाए कि जी वो सफा हस्ती से बता देंगे, एब्सोल्युटली उनके पास कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा सर, एक ऐसी फौज का सरबराह जिसने माजी में जो शिकस्त खाई वो सारी दुनिया ने देखी, ऐसा नहीं है कि
भारत की शिकस्त को किसी ने देखा नहीं है, भारतीय जानते हैं, उनकी अफवाज के लोग जानते हैं, जो जिन इलाकों में ये सारे मामला हुए, ठीक है बाकियों को आपने बेवकूफ़ बनाना है, आप बना लें, लेकिन पंजाब में जो कुछ हुआ, जो कुछ गुजरात में हुआ, जो कुछ राजस्थान में हुआ, जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हुआ, एवरीवन नोज कि पाकिस्तान ने किस तरीके से उनको सबक सिखाया। तो ऐसे में जब सरबराह फौज का ये बात करे या एपी सिंह जो उनकी फिजाइया के चीफ हैं वो जिस तरह की बातें करते हैं, तो जूनियर ऑफिसर्स को उनके ज़हन में सर क्या आता होगा कि हमारा सरबराह कितना झूठा है, वो किस तरीके से उनका मोराल खराब करता है सर? हैदर देखिए, देयर इज अ सीरियस मिसमैच जो वो क्लेम करते हैं, जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं। जो कैपेबिलिटीज थी वो दुनिया के सामने आ गई मई 25 में। उसके बाद से वो तिलमिला रहे हैं कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले कि हम अपनी ऑनर को रिडीम कर सकें। वो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही और उन्हें खुद पता है कि अगर उन्होंने कोई और बार का आजमाई करने की कोशिश की तो पहले से कहीं ज़्यादा सजा मिलेगी। तो ये जो इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं, मैं इनको फैनेटिसिज्म ही कहूँगा कि एक जेंटलमैन जो कि इज नॉट इन हिज राइट सेंसेस, एक साल की बात है, एक साल पहले आपके साथ क्या हुआ था और आज आप क्या क्लेम कर रहे हैं। तो उसके जहाँ तक उसके पब्लिक को पागल बनाने का, वो तो आपने देखा मई 25 में भी इसी तरह की बातें होती थी विच वर एब्सोल्युटली बेसलेस के लाहौर की पोर्ट का हमने तबाह कर दिया और इस्लामाबाद कर दिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अरेस्ट हो गया है, एब्सोल्युटली बेसलेस नैरेटिव्स। मेरे नज़दीक इंडिया ने मई 25 से कोई सबक नहीं सीखा। उन्हें ये समझ आना चाहिए कि उनके फॉल्स और फैब्रिकेटेड जो नैरेटिव्स हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान तो हमेशा से रिफ्यूट करता था, अब दुनिया भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आपने सर पहले सवाल के जवाब में जिक्र किया कि भारत में इस वक्त जिन लोगों की ग्रिप ज़्यादा है, जो कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को, उनमें आरएसएस बुनियादी तौर पर जो है वो भी सर फहरिस्त हैं। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी स्टेटमेंट देते हैं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, और जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो भारतीय आर्मी चीफ हैं ये भी आरएसएस के स्कूल से पढ़े हुए हैं, आरएसएस की स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं। उसी तरह का जो एक कल्ट भारत के अंदर पैदा कर दिया इन्होंने, ये उसका हिस्सा हैं। तो आरएसएस के करंट जनरल सेक्रेटरी एक बात कर रहे हैं, उनके आर्मी चीफ और बात कर रहे हैं। हालांकि जनरल द्विवेदी के हवाले से ये मशहूर है कि ये शख्स वही बात करेगा जो आरएसएस को सूट करेगी। तो ये जो दोनों तरफ से बातें मुख्तलिफ आ रही हैं, ये आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि एक तरफ पॉजिटिव चेहरा भी दिखाया जाए और दूसरी तरफ जो है इस तरह की घटिया हरकतें भी की जाए? एब्सोल्युटली, आपकी रीडिंग बिल्कुल ठीक है। और ये मैं कहूँगा कि एक वो सेगमेंट है आरएसएस का जो इस वक्त पावर में है, और एक वो सेगमेंट है जो बैक पे है, बिहाइंड द सीन है। इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में फ़र्क हो सकता है। जैसे आपने कहा कि आर्मी चीफ कभी वो बात नहीं करेंगे जो आरएसएस के बेनिफिट में ना जाए, लेकिन ये कि डेफिनेटली ये दिस कैन बी पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी दैट एट द सेम टाइम यू प्ले हॉट एज वेल एज कोल्ड। और लेकिन ये कि जैसे मैंने पहले कहा कि आई सी इनको मैं शैलो थ्रेट के और गिद्दड़ बप्पियों के अलावा कुछ नहीं समझूंगा, बिकॉज इट इज़ प्रूवन कि इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो पाकिस्तान को जो है वो टेक ऑन कर सके, व्हाट टू टॉक ऑफ जो उन्होंने क्लेम किया है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, अभी हमने ये खबर सुनी कि भारत में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हवाले से अनाउंस कर दिया उन्होंने जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को। एक तो वो नॉर्दर्न कमांड में भी रह चुके हैं और उनको एक्सपर्ट समझा जाता है पाकिस्तान के हवाले से। भारत में कुछ लोगों का ख्याल है कि इनको इस ओहदे पर अपॉइंट करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के हवाले से मोदी गवर्नमेंट जो है, जो उसका अभी का स्टांस है, इसको तब्दील नहीं करना, मज़ीद एग्रेसिव करना है उसको। तो अब पंजाब में आगे इलेक्शंस हैं 2027 में, उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस, और हमने ये देखा है कि जब जब भारत की बड़ी रियासतों में इलेक्शंस हों, वो पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है इस पे हालात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इवन अब तो भगवंत मान जो इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जलंधर में जो बीएसएफ के ऑफिस के बाहर ब्लास्ट हुआ था, उन्होंने कहा कि ये भी मोदी गवर्नमेंट करवा रही है, यानी फॉल्स फ्लैग उन्होंने इंडिकेट कर दिया कि हमारी गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है। आपको लगता है कि जनरल सुब्रमणी के चार्ज संभालने के बाद ये सिलसिला एक मरतबा दोबारा शुरू होगा? देखिए, जो तो पॉलिसी है उसमें तो आपकी रीडिंग ठीक है कि यस वो कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज जाहिर है एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसने डायरेक्शन देनी है मिलिट्री को। लेकिन यह है कि अगर हम कहें कि वो दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर कोई एग्रेशन करने की कोशिश करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक उनके अपने सिस्टम्स की जो इनएडिक्वेसीज जो मई 25 में सामने आई हैं, और वो बहुत सीरियस इनएडिक्वेसीज हैं,
जब तक वो एड्रेस नहीं होती वो दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर एग्रेशन का सोच भी नहीं सकते, बिकॉज उन इनएडिक्वेसीज के होते हुए अगर उन्हें इस तरह का एक फिर दफा पागलपन किया तो आप यकीन करें कि जो उनकी कमबख्ती आएगी वो कहीं ज्यादा होगी जो उन्होंने मई 25 में देखा है। मैं यहाँ तक भी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के पास एक बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी थी अपने जो दरीना इश्यूज हैं इंडिया के साथ सेटल करने की, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज की, तो उस तरह की कार्रवाई इंडिया के साथ हो सकती है। पॉलिसी डेफिनेटली वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि जब तक मोदी इन पावर है पाकिस्तान की तरफ से कोई सॉफ्टनेस होगी, लेकिन इट इज फॉर द सीनियर एलिमेंट्स ऑफ इंडिया टू रियलाइज कि मोदी जो है वो इस सारे प्रोसेस में इंडिया को खुद डैमेज कर रहा है। बिल्कुल सर, आखिर में बताइएगा, आपने जो रिस्ट्रेंट का कहा कि पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, हम अपना अकाउंट सेटल कर सकते थे, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी, क्या इस मरतबा मोदी ने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो फिर हम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेंगे, या इस मरतबा सब कुछ जो है वो उनके साथ सेटल किया जाएगा भरपूर अंदाज में? बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरे नज़दीक अगर दोबारा वो इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं, चाहे मौजूदा CDS या आने वाला CDS, तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी और पहले से ज़्यादा खानी पड़ेगी। और अगर 25 में पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया है, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान के पास फिर हक होगा कि वो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट को बालाए ताक रख के जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास पिछली जंग में भी सामने आई थी उनको हम 100% एक्सप्लॉइट करें, ताकि एक ही दफा हम इस ये जो हमारे लिए और पूरे खित्ते के लिए एक मसला बना हुआ उसको टैकल करें। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच सर। आपने प्रोग्राम के लिए वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड समरी सालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त जो मामला है इसको डिस्कस करेंगे कि ना चाहिएगा। स्टेप प्लस जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के हवाले से अब जो कुछ खबरें सामने आ रही हैं, एक तो कल और परसों इजरायली और अमरीकी मीडिया बड़ा इसके ऊपर रिपोर्ट करता रहा कि किसी भी वक्त ईरान के ऊपर दोबारा हमलों का आगाज़ किया जा सकता है। फिर ऑल ऑफ अ सडन हम स्टेटमेंट देखते हैं अमरीकी सदर की और वो कहते हैं कि सऊदी अरेबिया, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के कहने के ऊपर ईरान पर हमला जो है उसको कुछ देर के लिए मौखर किया है। बाद में इत्तलात आई कि अमरीकी सदर ने इनफैक्ट ये स्टेटमेंट दी कि 2-3 रोज़ के लिए इसको मौखर किया है और ये एक मौका है ईरान के पास अच्छी डील का। बुनियादी तौर पर अब हो क्या रहा है, क्या अगले 2 से 3 दिनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई इनिशियल एग्रीमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता तो क्या होगा, और अगर दोबारा दोनों ममालिक जंग की तरफ जाते हैं तो अभी जो एक माहौल बना है जिसमें माजी में ये दोनों बैठे भी आपस में डॉक्यूमेंट्स भी एक्सचेंज किए, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, अपने मुतालबात रखे, शराइत रखी, फिर ये जो रास्ता है ये कितनी देर बाद दोबारा इसके ऊपर आया जा सकेगा, इस पर गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम के हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, अब अगले 2 से 3 रोज़ में आपको इनिशियली क्या दिखाई दे रहा है? क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान अगले 2-3 रोज़ के अंदर कोई इनिशियल एग्रीमेंट हो सकता है? अगले 2 से 3 रोज़ में जो है वो दोबारा जंग का आगाज़ होगा, या अगले 2-3 रोज़ में हमें एक नया बयान जो है वो सुनने को देखने को मिलेगा कि इस के कहने पर मैंने दोबारा ये हमले मौखर कर दिए? जी हाँ, महसूस यही हो रहा है, जितने भी इशारे मिल रहे हैं, जितने भी नुकात मिल रहे हैं और जितने भी अमेरिका में बैठे तजियाकार, मैं भी सुन रहा था मिस्टर मकार्थर को, जो कि काफ़ी अच्छे एक तजियाकार हैं, अमेरिकन हैं, पुराने फौजी हैं। वो जब पूरा अपना तजिया पेश कर रहे थे, जिस तरह की वार मशीन सामने खड़ी हुई है, ईरान के जिस तरह चारों तरफ फैलाई हुई है, तो महसूस यही होता है कि ये 2-3 दिन का वक्फा तो लिया है वो सिर्फ दुनिया को दिखलाने के लिए, लेकिन तैयारी पूरी हमले की है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन 2-3 दिनों में ईरान के अपना मौक़िफ़ चेंज कर लेगा, जिस तरह अमेरिका कह रहा है। क्या अमेरिका तो कहता है कि जी बिल्कुल आप अपने न्यूक्लियर अफजूदगी को खत्म कर दें। खत्म करने से उनकी क्या मुराद है? डिसमेंटल करना पहले वो कह रहे थे, कि आप उससे नीचे आए हैं। वो शुनीद ये है कि उससे थोड़े से नीचे आए, कहते हैं 20 साल तक मुंजमद कर दें। अब मुंजमद के भी बहुत सारे तरीके कार हैं साइंस में, और किस तरह मुंजमद किया जाए, उसकी किस तरीके से ओवरसाइट किया जाए, ये तो बाद में खदो खाल इसके वो जो 30 दिन का विंडो का बार बार हम सुनते थे और जिसके बगैर ये हो नहीं सकता, वो यही है कि उसके बाद पहले तो ये है कि इब्तदाई तौर पर जंग बंदी की कोई डील
अब आपने हरमुस जो कि ईरान की भी सख्त मुतालबा है और अमेरिका का भी मुतालबा है कि एक तरफ से आपने हरमुस पासदारान खोले ईरान और दूसरी तरफ से अमेरिका खोले। जी तो पहला तो वो, हालांकि वो मेन सबब था ही नहीं, जी वो तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वार बन गया। कॉज ऑफ द वार तो वही एनरिचमेंट है जो असल में थी, जिसको कि जेडी वेंस जाते जाते अपनी 5.5 मिनट की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता गए कि सिर्फ एक ही नुकता था और वो था एनरिचमेंट का। तो जब वही और यही चीज है, इसको मैं कनेक्ट करना चाहूंगा कि इजराइल की तो शुरू से मंशा है, ये ख्वाहिश है कि ईरान के पास न सिर्फ इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ भी ना हो, बल्कि ईरान इस काबिल ही ना रहे कि आइंदा आने वाली दिहाइयों में वो कभी इजराइल के को आंखें दिखला सके, इजराइल की करतूत को कह सके कि ये गलत है और उसके सामने खड़ा हो सके। तो वो 6 ममालिक को तो एक साल में उन्होंने हमला किया है इजराइल ने। अब ईरान था, ईरान को उन्होंने सोचा कि 5-6 दिन की, ये 28 फरवरी को हमला करके इसको भी फारिग कर दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान एक ज़ाहिर मजबूत और बड़ी एक ऐसी कौम है जो अपने इज्जत व वक़ार व तकरीम की, नामूस को की हिफाजत करना जानती है, जिसकी वजह से ईरान डट गया, अपनी कुर्बानियां ली। उन्होंने तकरीबन 1 लाख के करीब अपने मुख्तलिफ इमारतों को नुकसान पहुंचवाया। बकौल डोनाल्ड ट्रंप के 20 साल तक पीछे हो गए, चले 20 साल नहीं 5 साल सही, नुकसान तो बड़ा हुआ, जी लेकिन क्या ईरान इतनी तकलीफ पहुंचा सकता है? ईरान क्या कहता है? अब ईरान कहता है कि जी ठीक है, अगर आप जंग जारी रखना चाहते हो तो फिर हम आपसे लड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे और साथ में हम इस मर्तबा तो जो इंटरनेट की केबल जा रही है आप नायर मुझसे, पूरी दुनिया का निज़ाम जिस पे है, हम उस पर भी परमिट के जरिए सर, ये जो अलाउ ऑप्शंस करेंगे। हैं ईरान की, मैं सर इनके ऊपर आता हूँ, लेकिन उससे पहले अमेरिका का जो इरादा है, जिस तरह आपने खुद कहा कि अभी जिस तरीके से दोबारा उन्होंने अपनी मिलिट्री मूवमेंट बड़ी तेज़ की है इस रीजन में, फिर हम खबरें सुन रहे हैं कि जर्मनी से काफ़ी हथियार जो हैं वो इसराइल पहुँचाए गए हैं, तो लग रहा है कि तैयारी है उनकी तरफ से भी जंग की। अगर ये जंग का दोबारा आगाज़ होता है, जिस तरह आपने गुफ्तगू में कहा कि इनिशियल अप्रोच ये थी अमेरिका और इसराइल की कि 28 फरवरी को हमला किया जाएगा और मार्च के को 4-5 तारीख तक ईरान सरेंडर कर देगा, तो हमने देखा कि तब इनकी जितनी कैलकुलेशंस थी वो मिस कैलकुलेशंस में तब्दील कर दी ईरान ने। अभी अगर ये सब कुछ दोबारा होता है तो हम अगले 10 रोज़ बाद या 15 रोज़ बाद क्या डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि इन सारे एपिसोड से सीखा तो उन्होंने भी बहुत कुछ होगा। यकीनन ज़ाहिर है, देखिए अमेरिका को हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बहुत बड़ी उनकी फोर्स है, दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत है। वो अपनी प्लानिंग के इस दौरान में जो टाइम गेन किया अमेरिका ने, ठीक है, ईरान ने अपने मामलात को भी ठीक किया, लेकिन अमेरिका ने अपनी सारी कुमक दोबारा पहुंचाई। उसने जहां जहां उनके जखीरे कम हो गए थे आर्म्स अम्युनिशन के, चाहे वो जर्मनी हो, अमेरिका हो, डिगो गार्सिया से हो, मुख्तलिफ जगहों से दोबारा लाके उसको अपनी रिफिलिंग की है, दोबारा उन्होंने उसको अपने रिप्लेनिश किया है, ताकि ये जो जंग की बिल्कुल तैयारी 100% करके बैठे हुए हैं कि जब चाहे मुसल्लत कर दें ईरान पर तो वो कर सके। होगा क्या, हो क्या सकता है? ईरान तकरीबन 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। ईरान की कौम बड़ी मजबूत है, वो ये पेन ले सकती है। चंद लाख अफराद और शहीद हो जाएंगे। ईरान तो महसूस होता है कि इसलिए तैयार है, ईरान तो अपनी एग्जिस्टेंशियल जंग के लिए तैयार है। तो कब तक वो, अब ख्वाब क्या दिखाया जा रहा होगा? ये वही ख्वाब दिखाया जा रहा है जो हमारी तजिए के मुताबिक जो इजराइल ने ख्वाब दिखलाया था पूरे अमेरिकन को, और अमेरिका की जो डिसीजन मेकिंग व्हाइट हाउस में बैठे हुए थे कि 5-6 दिन की बात है। इस मरतबा क्योंकि ज्यादा तैयारी के साथ आ रहे हैं, इजराइल ने भी इन तमाम अय्याम को इस्तेमाल किया है तैयारी के लिए, और इस दफा फिर दोबारा वही बात, वही मनसूबाबंदी कि ठीक है, हम जब कारपेट बम्बिंग करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। बुट्स ऑन द ग्राउंड का तो मामला को नजर नहीं आता, लेकिन शौक है ना, फौरन आए लेकिन सर, फौरन फिर चले उससे गए। जैसे अल्टीमेटली ये हासिल क्या करेंगे? क्योंकि अभी तो ईरान कह रहा है कि ठीक है, हम जो है वो कुछ अरसे के लिए अपना एनरिचमेंट प्रोग्राम उसको सस्पेंड कर देते हैं, हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, ईरान उसके हवाले से बारहा कह चुका है। और अल्टीमेटली अमेरिका चाहता भी है कि हमें ये इत्मीनान चाहिए कि ईरान कभी मुस्तकबिल के अंदर एटमी हथियार नहीं तैयार करेगा। लेकिन ईरान ने साथ ही ये भी कहा है कि अगर आप ये सब कुछ करेंगे
तो हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम अपनी एनरिचमेंट को 90% तक ले जाएंगे। और जिस तरह पिछली 40 रोज़ा जंग के दौरान हमने सुना कि उन्होंने एनपीटी से निकलने के हवाले से भी गुफ्तगू की, इवन ईरान में एटमी बम बनाने के हवाले से भी गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। तो अगर अमेरिका ये करता है और ईरान उसके जो है वो बदले में कोई न्यूक्लियर हथियार तैयार कर लेता है, तो फिर जीत सर किसकी होगी? अल्टीमेटली अमेरिका क्या अचीव करेगा फिर इससे, या इजराइल क्या अचीव करेगा? किसी की जीत नहीं होगी, हर तरफ हार ही हार होगी। सिर्फ इजराइल समझता है कि वो सरवाइव कर जाएगा इस मामले में, क्योंकि उसके आगे सबसे सामने जो मुजाहमत सबसे बड़ी है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ये तो हकीकत है कि जब इतनी बड़ी वार मशीन खड़ी हो और उसके सारे हमले हों तो नुकसान तो बहरहाल होगा। आपके सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने बात की है कि 60% या 90% तो चंद साइंसदान कहते हैं चंद हफ्तों की बात है, जी। चंद हफ्तों में वो चाहें तो उसको वेपन ग्रेड पर ले। यही तो खदशा है, यही तो खतरा है। इजराइल को भी और अमेरिका को भी उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस के जरिए मालूमात कर ली है कि अभी तक उन्होंने बम नहीं बनाया है, वॉरहेड नहीं बनाया है। तो वो जो साइंस कहती है कि वो चंद हफ्तों की बातें बना लेंगे, तो यही तो वजह है कि चंद हफ्ते नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चंद हफ्तों से पहले ही इतनी ज्यादा शदीद किस्म का हमला किया जाए कि वो तितर बितर मामला हो जाए, और फिर उसके बाद तवक्को ये कर रहे हैं कि जिस तरह पिछली मर्तबा लोग दिसंबर और जनवरी में निकले थे, जब इतनी तबाही बर्बादी होगी तो लोग फिर शायद दोबारा कोई निकल आए और फिर उनके मर्जी की हुकूमत उधर आ जाए, अगर आए तो, और साथ में उनका मकसद हद हो जाए, ट्रॉफी ले जाए वो मिड टर्म इलेक्शन से। लेकिन वैसे सर ये बातें तो मैं अमेरिकन फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जॉर्ज बुश की सेकंड टर्म के दौरान भी यही सब कुछ इजराइल कहता था कि इतनी देर का काम है, उसके बाद लोग बाहर निकल आएंगे और रजीम चेंज हो जाएगी। लेकिन हमने तब भी उसको यही बताया था जो आज अमेरिका के और इजराइल के हमलों के बाद ईरान में जो कुछ हुआ है। सर मुझे ये बताइएगा, अभी हमने देखा कि एक अनप्लान्ड विजिट था मोहसिन नकवी साहब का ईरान का, 3 रोज तक वो वहाँ पर मौजूद थे, और पाकिस्तान की सालिसी के हवाले से भी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक बड़ा मस्बत किरदार अदा कर रहा है। अभी ईरान ने एक दोबारा जवाब भी अमेरिका को भेजा है, जिसके ऊपर उतना इत्मीनान का इजहार अमेरिका की जानिब से नहीं किया गया। ये जो 2-3 दिन की ब्रैकेट है जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिसका जिक्र किया, आपको इसमें कोई उम्मीद दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान की एफर्ट्स के साथ या दीगर जो ममालिक कोशिशें कर रहे हैं उसके बाद चीज़ें पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़े? उम्मीद बड़ी मदम है इस लिहाज से, क्योंकि आप कल का बयान देख लें जो प्रेसिडेंट मसूद साहब ने जो दिया है, और इसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने बता दिया है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सरेंडर, और सरेंडर वाली डील डजंट मीन कि हम सरेंडर कर जाएंगे। जो उनकी डिमांड है वो तो उसी की हद तक है। इसका मतलब ईरान ने अपना जहन बना लिया है कि अगर ये अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटते हैं अमेरिका, तो वो भी नहीं हटेंगे। तो फिर वो मामला वही क्लैश की तरफ जाता नजर आ रहा है। जो हमने इब्तिदा में बात शुरू की, उसी बात से मेरा ख्याल है कि आपके प्रोग्राम की इंतहा भी होती है कि बात जिस तरह के बाकी अफराद भी कह रहे हैं, और उसमें महसूस होता है कि ये क्लैश की तरफ बात चली जाएगी, क्योंकि ईरान नहीं मानता कि भैया आप उनको रिलैक्सेशन भी ना दें, ईरान को आप उनकी जो है सैंक्शन को भी कम ना करें, ईरान को आप जो उनकी एसेट्स भी रिलीज ना करें पूरे। वो 25% कह रहे थे, वो कहते हैं कि नॉट इवन 25%। तो जब ये सारी चीजें नहीं, और फिर यूरेनियम को आप कहते हैं कि 20 साल तक बिल्कुल उसको आप कर दें, खत्म कर, मतलब उसको आप 20 साल तक के लिए बिल्कुल बंद कर दें वेरीफाइबल, ताकि वो देखते रहें कि जी आए और वो खुद उसको वेरीफाई करें कि 20 साल तक कुछ नहीं कर सकते ये। तो इन तमाम चीजों पे ईरान का जो कहता है कि एनपीटी का उसका हक बनता है कि एनपीटी के तहत अपना सॉवरन हक है, वो अपना सिविलियन पर्पस के लिए वो करता रहेगा। ट्रस्ट डेफिसिट इतना है कि वो मुतमईन नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि इनके साइंसदान भी मौजूद हैं, इनके वो सेंट्रीफ्यूज भी मौजूद हैं, इनके वो प्लांट्स भी मौजूद हैं सारे। तो ये तो किसी की भी बड़ी इंटेलिजेंट कौम है। अमेरिकन खुद कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि बड़ी इंटेलिजेंट कौम है और वो बड़े दोबारा कर सकते हैं। इस ट्रस्ट डेफिसिट को कम होता नजर नहीं आ रहा है। तो लिहाजा इन चंद दिनों में ये फैसला दिस वे और दैट वे हो जाना है। ज्यादा क्लैश की तरफ दुनिया देख रही है कि मामला जाता नजर आ रहा है। और सर वो क्लैश कितना लंबा होगा फिर? क्योंकि हर वक्त चले बातचीत तो हो रही होती है, मुज़ाकरात, डिप्लोमेसी अपना रास्ता निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अब अगर ये सिलसिला शुरू होता है फिर अनदर 40 डेज 40 वीक्स, कितना वक्त सर? तबाही बर्बादी पूरे मिडल ईस्ट की, इसलिए कि वो फिर ये गुरिल्ला वारफेयर में तब्दील हो जाएगी। क्योंकि अगर आप सिर्फ इस बात की आपका जवाब मिल जाएगा
कि कुवैत में तकरीबन को 35% अहले तशी की आबादी है, 75% बहरीन में है, 20% दुबई में है, इसी तरह बाकी तमाम इलाकों में। तो फिर उसके अलावा भी जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, वो मिलके और इजरा जो जो ईरान के हामी हैं, और ईरान उसमें इस बात का कैपेबल है, मैं वहाँ खुद सफ़ीर रहा हूँ, मुझे मालूम है कैपेबल है कि वो अंडरग्राउंड मूवमेंट शुरू करा सकता है, और फिर वो लंबी चलेगी मामला, और वो मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा। फिर प्रॉक्सी जितने इस वक्त कुछ थोड़े बहुत मदम भी हुए हैं, होतीज भी मिल जाएंगे। इराकी प्रॉक्सी वो कम इस वक्त काम कर रही है, ज्यादा शुरू कर देगी, और साथ में हिजबुल्लाह तो एक्टिव है ही है शुरू पहले से, और सीरिया का मलेशिया भी एक्टिव हो जाएगा। फिर इस खत्ते में जाहिर है फिर मजीद तबाही और बर्बादी होगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे भारतीय आर्मी चीफ की गीदड़ बबकियों की, और उसके ऊपर पाकिस्तान के एक बड़े मजबूत जवाब की, और बुनियादी चीज़ कि क्यों उनके इस खाने में कोई चीज़ फिट नहीं हो रही, क्यों बार बार इस तरह की घटिया स्टेटमेंट्स वहाँ की मेन स्ट्रीम लीडरशिप की तरफ से आ रही है। इसको डिस्कस करेंगे कि नहीं जाएगा। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नाज़रीन, भारत से हम जो स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, भारत की मिलिट्री लीडरशिप जिस तरह की गुफ्तगू कर रही है, आई एम श्योर कि कोई भी सेन वॉइस इसको सपोर्ट नहीं कर रही भारत में। और हमने ये देखा कि स्टेटमेंट्स आई उस वक्त जब आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं। भारत के फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने वो बात कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो इस तरह नहीं आगे बढ़नी चाहिए, अल्टीमेटली मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। फिर एस दौलत फॉर्मर रॉ चीफ वो ये बात कर रहे हैं कि आपने कोशिश करके देख लिया कि पाकिस्तान को आइसोलेट करो, लेकिन आप नहीं कर सके। ग्रेजुअली भारत आइसोलेशन की तरफ गया और आपने पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर ली, खुदा न खास्ता उसमें भी आप नाकाम रहे और आप उसमें कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो ऐसे में ये जो घटिया जबान और घटिया स्टेटमेंट भारत के आर्मी चीफ की तरफ से, ये इसका मकसद क्या है? प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए मुझे ज्वाइन किया है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं, चेयरमैन हैं जवानाने पाकिस्तान के। अब्दुल्ला भी बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब्दुल्ला भी, सबसे पहले तो क्या अप्रोच क्या है इस वक्त भारत में? एक जानिब हम ये समझते हैं कि आरएसएस का बड़ा मजबूत होल्ड है भारत के करंट सिस्टम के अंदर। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी और बात कर रहे हैं, और जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो भारतीय आर्मी चीफ हैं, जो आरएसएस के स्कूल से पढ़े हुए हैं, जो कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो आरएसएस के नैरेटिव से हटकर हो, वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान को डिसाइड करना है, हम इसको ज्योग्राफी में ये रहना है, नहीं रहना तारीख का हिस्सा बन जाएगा। ये प्लान्ड चीजें हैं आपके नजदीक सारी, के एक तरफ पॉजिटिव चेहरा भी दिखा दें और फिर कल को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके कह भी दें कि हमने तो पहले भी ये बात की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, पहली बात यह है कि ये गुड कॉप और बैड कॉप खेलने वाली बात है। दूसरी जानिब एक और भी इसका पहलू है, और वो ये कि अपने अवाम की तसल्ली के लिए ये एक बयानिया घड़ते हैं। अब आप गुड कॉप बैड कॉप की पूछें तो आरएसएस के सेक्रेटरी जनरल जो बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरएसएस के ऊपर जो रॉयटर की रिपोर्ट आई है उसके अंदर कहा गया है कि इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। अमेरिकन कमीशन ने इसके ऊपर कहा है कि पाबंदी लगाई जाए। ये मजहबी इंतहा पसंदी करते हैं, ये अक़लियतों के साथ नारवा सलूक करते हैं, ये जुल्म और तशद्दुद का रास्ता अपनाते हैं, मिलिटेंट ट्रेनिंग करते हैं, और इनके ऊपर बाकायदा पाबंदी आयद होनी चाहिए। और इसके हवाले से भारत के जो फंड हैं उनके भी रोके जाने का एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में खतरा मौजूद है। इसी वजह से आरएसएस ने ये फैसला किया है कि वो अमेरिका के अंदर, जर्मनी के अंदर और बरतानिया के अंदर लॉबिंग फर्म्स को हायर कर लेगी, और साथ अपने आप के ऊपर ये जो कलंक का टीका है इसको धोने की नाकाम कोशिश करेगी। ये तो बयानिया है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो पाकिस्तान से डायलॉग की बात करते हैं। अब दूसरी जानिब उनके जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं जो कि सालाना बरसी मना रहे थे सिंदूर की। हमने तो जश्न मनाया था, उन्होंने सिंदूर की बरसी मनाते हुए यहाँ मॉनिक शॉ ऑडिटोरियम के अंदर ये बयान दिया जिसको एक मिलिट्री डायलॉग कहते हैं, सेना संवाद जिसको कहा गया, नाम दिया गया, यानी कि मिलिट्री डायलॉग।
मिलिट्री डायलॉग के अंदर मुझे अफसोस ये है कि मैं समझता था कि भारत के अंदर जो आर्मी के सरबराह होते हैं वो बड़े प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन मैं ये गलत समझा। मुझे नहीं मालूम था कि अब जनरल बख्शी जैसे दीवानों के जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद अब भारत की फौज के सरबराह बन चुके हैं। पंजाब बड़ा अहम है और हम देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली जो कुछ वाकयात हुए जलंधर में बीएसएफ के दफ्तर के सामने जो कुछ हुआ, इवन भगवंत मान जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी कर रही है, मोदी सब कुछ कर रहे हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था जो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, वो भी इसी स्कूल ऑफ थॉट के हैं, वो भी जो है वो मोदी की पॉलिसीज को फर्दर टो करेंगे। आपको लगता है कि अब जब ये जनरल सुब्रमणी आ जाएंगे और पंजाब की चूंकि आगे इलेक्शंस भी हैं, भारत दोबारा ये फॉल्स फ्लैग वाले एपिसोड शुरू करेगा? भारत इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अगर आप उसी के ऊपर बात कर लेते हैं, देखिए 7 स्टेट्स के अंदर तो ये आलम है कि आपको पता है अरुणाचल वगैरह के अंदर तो चाइना ने नाम दे दिए हैं चाइनीज जबान के अंदर, वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। दूसरी जानिब उन तमाम रियासतों में से आधों ने जो है वो अपना नागालैंड वगैरह ने तो आज़ादी का तराना, अपना परचम, अपना जो आइन दस्तूर मंशूर सब पेश कर दिया है, वो तो इनके हाथ में नहीं है। मणिपुर के जो वाकयात हैं उनमें तो आए दिन उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले हो रहे अभी हैं। आसाम अब ये राइफल्स तो के यहाँ कैंप पर भी कब्जा हुआ। जी, अब तो ये यहाँ बात इसको खत्म करते हैं। देखें, जहां तक इंडिया की फौज थी तो मेरे ख्याल में जब तक के कारगिल तक का मामला चलता रहा तब तक इंडियन आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी थी। उसके बाद वो आरएसएस की आर्मी बन के सामने उभरी है और इन चंद सालों के अंदर अब ये नजर आता है कि जहाजों पे नींबू निचोड़े जा रहे हैं, कभी नारियल फोड़े जा रहे हैं, कभी जो है वो इस किस्म के तिलक लगाए जा रहे हैं। तेजा को तिलक लगाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल ही सजदा रेज हो जाता है जमीन के ऊपर आकर। तो मकसद यहाँ ये है कि ये सारी चीजें आखिर क्यों हो रही हैं। इसका मतलब है कि प्रोफेशनलिज्म बहुत दूर हो गया। और सिर्फ मैं ये कहूंगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी से, पहली बात यह है कि वो गाय कोला पीना इस्तेमाल कम कर दें, क्योंकि गाय कोला पीने से उनके दिमाग के अंदर जो है ना वो काफी मेरे ख्याल में केमिकल इश्यूज आ रहे हैं। ठीक हो गया अब्दुल्ला और भाई। दूसरी बात, जी प्लीज कंप्लीट करिएगा। जो दूसरी बात इसके अंदर इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वो अपने कम से कम लोगों से झूठ ना बोले। उनको ये चाहिए था कि अगर वो मिलिट्री डायलॉग पे बात कर रहे थे मानिक शॉ ऑडिटोरियम में, तो उनको चाहिए था कि वो बताते कि हमारे शॉर्ट कमिंग्स कहाँ कहाँ हैं, हमारे प्रोफेशनल और स्ट्रेटेजिक। लेकिन ये सब वो करेंगे तो फिर डेफिनेटली भारत के अंदर जो एक घटिया शैतानी तबका है उसकी अप्रोच को वो कैरी नहीं कर सकेंगे। ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप बताइएगा ये जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने स्टेटमेंट दी है, क्या चाहता क्या ये शख्स? ये अब फतह 3 और फतह 4 के जलवे देखना चाहते हैं? दरअसल में आपको किसी एक आर्मी चीफ बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट होती है, बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट होती है, बहुत प्रोग्रेस करके आप उधर पहुंचे होते हैं और आपका दिमाग ज्यादा खुला होना चाहिए, जिंदगी का तजर्बा ज्यादा होना चाहिए, आपको प्रोफेशनल एक्यूमेंट बहुत ज्यादा होता है और ऐसी बात आनी चाहिए जो बड़ी बात हो। जैसे अगर हम पाकिस्तान इंडिया के तनाजुर में देखते हैं, भाई आप कह दें हमें कि हम आपको सबक सिखाएंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, या ये कर देंगे, या हमारी फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग हैं, हम आपके ऊपर बहुत बड़ा हमला करेंगे, वी विल एक्सेप्ट दैट एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू दैट। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इसमें मुझे बहुत बड़े, मैं आपसे अपना ओपनली कह रहा हूँ कि मुझे आर्मी चीफ की सोच बड़ी नैरो नजर आई है और गालिबन उससे ज्योग्राफी नहीं पढ़ी। अगर उसने ज्योग्राफी पाकिस्तान और इंडिया की पढ़ी होती तो उसको ये पता होता कि इंडिया ज्योग्राफिकली ज्यादा कंपाउंडेड है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। इंडिया ज्योग्राफिकली ज्यादा वनरेबल है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। इस वक्त देखिएगा उनके यहाँ एक तो सिखों की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रही है खालिस्तान की, फिर आप जाइएगा वो छत्तीसगढ़ के अंदर 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको उन्होंने नो कॉरिडोर रेड कॉरिडोर डिक्लेयर किया हुआ है। वहाँ इवन इंडियन आर्मी की प्लेटून को उन्होंने पकड़ के जबा कर दिया था, एसएसजी की प्लेटून थी। फिर आप आसाम में देख लीजिए, वहाँ पे इंडियन आर्मी के सेंटर में उनको सड़क पे खींच के घसीट के उनके खिलाफ नारे करे गए। मणिपुर में जो हो रहा है और जो चीजें नेपाल और असम के साथ है। अब तारीख का मुताला अगर आप करेंगे तो आपको पता है जापान के अंदर एक जो एटम बम इस्तेमाल हुआ, तो हैदर आप मुझे बताएं कि जापान की क्या तहजीब तबाह हो चुकी है।
जापान तो आज टेक्निकली बहुत बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ा मुल्क है। दूसरी बात यह है कि आप इस किस्म के हमले, अगर आप पाकिस्तान और इंडियन का ज्योग्राफी थोड़ी सी पढ़ देख लेना, तो आपको पता है कि अमृतसर से लाहौर का कितना फासला है, राजौरी से नकियाल का कितना फासला है, मुजफ्फराबाद से उरी का कितना फासला है, आपका हैदराबाद से आगे मोनाबाऊ का कितना फासला है। दोनों ममालिक ज्योग्राफिकली ऐसे कंपाउंडेड हैं कि किसी भी मुल्क से कुछ इस किस्म के कोई अगर हथियार इस्तेमाल हो तो आप यकीन कीजिए दूसरे मुल्क पे उतना ही इफेक्ट होगा जितना, क्योंकि दो इफेक्ट होते हैं। एक आपका पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट का अटैक होता है न्यूक्लियर अटैक में, एक आपका अटैक होता है जो एटमॉस्फेरिकली होता है, जिसमें आप एटमॉस्फेयर के अंदर जो हीट जाती है, जो वेव्स जाती है, उनका ट्रेवल जो होता है उसको आप डिस्टेंट नहीं कर सकते, वो वहां तक जाएगी जहां तक हवाएं जाएगी। तो अगर उसने ये चीजें पढ़ी हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब की टेक्नोलॉजी पढ़ी है या कोई ऐसी चीज है, तो आई थिंक उसको ऐसी स्टेटमेंट देना एक स्टूपिड और इलॉजिकल थिंग है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब्दुल्ला भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये कि जब तक एक घटिया सोच प्रिवेल करेगी और भारत में इस वक्त जो शैतानी तबका बरसर इक़्तिदार है, जब तक वो वहां पर मौजूद है, इस खत्ते में शायद अमन का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन शरारत करनी है, करके देख लो। इस मर्तबा तुम्हें वो जलवे दिखाएंगे जो पहले नहीं दिखाए थे, दिखा सकते थे। और अब तो हमारी बास्केट में अल्हम्दुलिल्लाह मजीद बहुत कुछ है। नौबत आई तो वो हशर करेंगे कि तुम अपने अंजाम को देखने के काबिल नहीं रहोगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।